स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। अब तक पाठ में आपने वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम मात्रा के बारे में जानेंगे। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी होता है, यानी स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से भी करते हैं तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर भी होता है। दोनों तरीके से होता है। हम स्वतंत्र रूप से भी स्वरों का उच्चारण करते हैं और व्यंजनों के साथ मिलाकर भी। स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। स्वर को ना लिखकर उसके व्याकरण में उसके चिन्ह बना दिए गए हैं, यानी जब व्यंजनों के साथ हम स्वर का प्रयोग करेंगे तो हम स्वर ना लिख के मात्रा का प्रयोग करेंगे। व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों के निश्चित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। तो ये जो निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं स्वरों के लिए, वो क्या कहलाते हैं? वो मात्रा कहलाते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे आगे। स्वर एक लाइन में लिखे हुए हैं और नीचे उसकी मात्रा का चिन्ह दिया हुआ है जो निर्धारित किया गया है। आ की कोई मात्रा नहीं, अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, जैसे अ, ब, क, ल, च, ल, अजगर, मटर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं? अ के, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ। उदाहरण: आम, आजा, बाजा, सजाना इत्यादि। इ, किला, किताब, किश्त इत्यादि। ई, नीली, पीली इत्यादि। उ का उदाहरण: मुख, सुख, दुख इत्यादि। ऊ का उदाहरण: मूर्ख, मूली, मजबूर इत्यादि। री का उदाहरण: कृपा, दृष्टि इत्यादि। ई का उदाहरण: मेला, चेला, ठेला इत्यादि। ए का उदाहरण: बैर, पैर, मैल इत्यादि। ओ का उदाहरण: सोहन, मोहन इत्यादि। औ का उदाहरण: औरत, और, पौधा, लौकी इत्यादि। स्वरों की मात्राओं का उच्चारण स्वरों की तरह ही होता है, यानी जो उच्चारण, जो चिन्ह भी लगा होगा, लेकिन उसका उच्चारण उसी स्वर के रूप में किया जाएगा। लेकिन कभी कभी थोड़ी विसंगतियां भी पैदा हो जाती हैं। किसी भी चीज को आप करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। कैसे? पैसा, जैसे पैसा शब्द है, इसे पैसा की तरह बोलने की परंपरा अब खड़ी बोली के मानक उच्चारण रूप में नहीं के बराबर है। जैसे पैसा शब्द है, अगर आप इसे पैसा पूरा लिख देंगे, कोई भी मात्रा ना लगाकर
ई का स्वर लिखेंगे, ठीक, मात्रा ना लगा के पे ई का पैसा लिख देंगे। ये खड़ी बोली में बोला जाता है, लेकिन अब ये मानक भाषा के अंतर्गत मानक भाषा जो शिक्षाविदों द्वारा निर्धारित की गई है भाषा की का शुद्ध रूप तैयार करने के लिए, तो ये उच्चारण शुद्ध नहीं माना जाता। जैसे कैसा, कैसा, लोग बोलते हैं कैसा, लेकिन यह उच्चारण अशुद्ध है। लेकिन इसी की जगह जब हम बोलते हैं गैया, मैया, भैया, इन तीनों शब्दों को बोलते समय की मात्रा पूरा न्याय मिलता है। इसमें जो ए की मात्रा है इसके साथ पूरा न्याय, आई की मात्रा के साथ पूरा न्याय मिलता है। पर इस तरीके से आप लिखेंगे कैसा को कैसा, पैसे को पैसा, तो ये जो है आपका अशुद्ध शब्द माना जाएगा। अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर। जैसे अनुनासिक ध्वनि नाक और मुख या मुंह दोनों के सहयोग से बोली जाती है। अनुनासिक ध्वनि नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोली जाती है, जबकि अनुस्वार को बोलने के लिए सिर्फ नाक से आवाज आती है। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का सहयोग से बोली जाती है, और अनुस्वार सिर्फ नाक की आवाज से या बोलते समय नाक से आवाज आती है। जैसे हंस तैर रहा है, अनुस्वार का चिन्ह होता है बिंदु और अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, ठीक। हंस हंस रहा है, पहला था हमारा अनुस्वार। हंस तैर रहा है, हंस हंस रहा है, ये अनुनासिक हुआ। सरलीकरण के युग में अनुनासिक ध्वनियों को भी अनुस्वार की तरह लिखने की सिफारिश की जा रही है। कुछ समाचार पत्र तक इसे अपना चुके हैं, यानी इसको और सरल बनाने के लिए, लिखने के तरीके को और सरल बनाने के लिए अब अनुनासिक शब्द को भी अनुस्वार की जैसा लिखने लगे, और समाचार पत्रों में ये सब आने लगा है, ये इस तरीके के प्रयोग होने लगे हैं। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा वाले शब्द में अनुनासिक ध्वनि को स्थान भाव के कारण अनुस्वार की तरह लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मैं में चंद्र बिंदु लगा है, यानी ये अनुनासिक शब्द है, ठीक है, अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग है यहाँ पर, है ना। तो चंद्र बिंदु लगाए, लेकिन शिरोरेखा के ऊपर मात्रा जब आ जाती है, जब मात्रा लग जाती है, तो इतना स्थान नहीं बचता कि आप चंद्र बिंदु लगा सकें। इसीलिए अनुनासिक की जगह अब अनुस्वार का प्रयोग होता है, यानी मैं पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार है पर चंद मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लगाने का स्थान नहीं है, तो अनुनासिक के चंद्रमा के चिन्ह की जगह अनुस्वार का बिंदु लगा है। क्यों? यहाँ मात्रा है, मात्रा के साथ चंद्र बिंदु का स्थान मतलब स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाया उन्होंने? अनुस्वार का बिंदु। आया आपकी समझ में कि क्यों किसी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा वाले शब्द में अनुनासिक ध्वनियों के स्थान भाव के कारण, स्थान की कमी के कारण उस पे अनुस्वार की तरह उन्हें लिखा जाता है। क्योंकि मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि जगह कम रहती है, इसलिए वहां पर अनुस्वार की बिंदु लगा दी जाती है। व्यंजन ऐसी ध्वनियां जिन्हें स्वाभाविक
रूप से पूरा बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाती हैं। ऐसी ध्वनियां जिन्हें स्वाभाविक रूप से पूरा बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाती हैं। इन्हें बोलते समय मुख से निकलने वाली हवा एक से अधिक उच्चारण अवयवों को छूकर बाहर आती है। यानी जब यह व्यंजन का उच्चारण हम करते हैं तो मुख से निकलने वाली हवा एक से अधिक उच्चारण अवयवों को छूकर आती है, या यूं कहें कि व्यंजनों का रास्ता टेढ़ा है। वैसे ही जब भोजन में व्यंजन बनाते हैं तो उसमें कुछ मसाले मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन मीठे बनाते हैं तो उसमें मीठा मिलाने की आवश्यकता होती है। मीठा नमकीन बिना कुछ मिलाए व्यंजन बेस्वाद लगता है। इनका कहने मतलब है कि व्यंजन, यहाँ पर खाने वाले व्यंजन से बात की है कि कोई भी व्यंजन बनाए, चाहे मीठा हो या नमकीन, अगर उसमें व्यंजन में नमक नहीं डालेंगे, नमकीन में नमक नहीं डालेंगे और मीठे में मीठा नहीं डालेंगे तो व्यंजन का स्वाद बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार ये आपके वर्णमाला के व्यंजन हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के साथ किया जाता है। बिना स्वरों के ये अधूरे से लगते हैं। ठीक है, तो बोलते समय स्वर के सहयोग की आवश्यकता होती है। लिखने में बेशक आप हलंत लगा लें। व्यंजन परिवार के सदस्य व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले व्यंजनों को 5 के हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन पांचों में 5-5 व्यंजन रखे गए। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण रखे गए, ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण रखे गए और संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण रखे गए। ठीक, ड और ढ अलग रखे गए। कवर्ग में क, ख, ग, घ, न अंग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिसका उच्चारण करते समय श्वास में गर्मी उत्पन्न होती है, जैसे श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। आपके 2 व्यंजन ड और ढ।